अब लोग बाहर बैठ के सोचते क्या करती है फौज। आमतौर पर लोग जो ड्रिंक पी के मस्त रहते हैं, इनको और कोई काम है नहीं। ये नहीं पता कि हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इक्विपमेंट, वेपन और मैन पावर का माइंडसेट। मेरे जो पंडित जी थे और पादरी थे, मेरी बटालियन में क्रिश्चियंस भी थे और हिंदूज भी थे, तो मंदिर मस्जिद दोनों था। तो उन बच्चों को ये नहीं कि क्रिश्चियन को पादरी के पास भेज दिया और हिंदूज को दोनों के पास भेज दिया, कि सारे बच्चे पहले पादरी के पास जाएंगे, उनसे सुनेंगे कि क्या है जिंदगी, क्या करना है, और फिर पंडित जी के पास जाएंगे। तो मैंने पूरी बटालियन को लाइन अप किया और मैंने कहा एक बहुत मुश्किल काम हमको सौंपा गया है, उस काम में पहले मिनट में आपकी जान जा सकती है। तो ऐसे जोखिम भरे काम करने के लिए कौन तैयार है उस टीम का हिस्सा बनने। तो मेरी कंपनी ने, मैंने एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दिया, ना फेटल ना फिजिकल कैजुअलिटी किसी किस्म का। और मैं अपनी कंपनी को पहला वीर चक्र अपनी बटालियन को मेरी कंपनी ने दिलवाया। हमारे एक सीनियर ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो भी फौज में आता है वो एक दिन सुपरसीड होगा, एक दिन रिटायर होगा और एक दिन मरेगा। ये तो विदित है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो वी शुड प्रिपेयर मेंटली फॉर दैट। हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे एक बहुत ही फॉर्मल सेरेमनी होती है, बहुत ही फॉर्मल सेरेमनी होती है। वो हो हल्ला, ये भारत जिंदाबाद और जय हिंद और ये कुछ नहीं करते। जय हिंद। मेरी तरफ से आपको वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इंडिपेंडेंस डे की खुशी में मैं आपके लिए एक मिलिट्री एपिसोड लेके आया हूँ, जिनके स्पेशल गेस्ट हैं रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार सिंह। उन्होंने 35 इयर्स इंडियन मिलिट्री में सर्विस किया है एंड ही वाज कमीशन्ड इन द 4th बटालियन ऑफ द बिहार रेजिमेंट। बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे किस्से हैं एंड बहुत सारी लर्निंग्स हैं जो आप सबके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आपको हल्की सी भी दिलचस्पी है इंडियन मिलिट्री में, आर्मी में, तो ये एपिसोड आप लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। हेलो सर, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन वंदित। इट्स एन ऑनर, आप पॉडकास्ट पे आए हो। यू हैव गिवन मी सो मच ऑफ योर टाइम राइट नाउ। इट्स एन ऑनर। Thanks, and I would say you being an alumni, this is the least I could do to an alumni who takes out the time to come to the university. So I hope this is not trouble for you right now. Fortunately, we were just out of a very serious period of engagement, so I'm relatively free today. That's why I agreed. Otherwise, I would have told you sometime later. Yes, sir. लेकिन मैं कहूँगा सही समय पे आए तुम। सर, मेरे को ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है, सिंस ये वीडियो हम लोग रिलीज करने वाले इंडिपेंडेंस डे पे, एंड व्हाट अ बेटर टाइम टू टॉक अबाउट आर्मी। ओके, सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। आप मेजर जनरल रह चुके हैं, यू हैव सर्व्ड फॉर 35 इयर्स। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास। सो आई विल स्टार्ट ऑफ बाय टेकिंग यू बैक इन टाइम, जब आपने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा था एंड उससे पहले की लाइफ थोड़ी सी आप बताओ उसके बारे में थोड़ा। देखो, आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा तो बहुत पहले से थी, जब स्कूल में था उस वक्त से ही थी। हालांकि मेरे परिवार में कोई आर्म फोर्सेस में नहीं है। मेरे अंकल बीएसएफ में थे और पहले वो आर्मी में रह चुके थे एज ए कैप्टन। तो उनको देख करके, उनके काम करने के तरीके को देख करके मैं काफ़ी प्रभावित था, और ऐसे भी फ़ौज को देख करके काफ़ी प्रभावित था। और मेरे स्कूल के सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स थे जो मेरे से पहले एक एयरफोर्स में गए थे और 2 आर्मी में गए थे। मैं एक जगह दुर्गापुर स्टील प्लांट जो वेस्ट बंगाल में है उसके टाउनशिप में रहता था, वहीं स्कूल में पढ़ता था। तो उस वक्त से जज्बा था कि फ़ौज में जाना है। पहले हमने सैनिक स्कूल ज्वाइन करने का प्रयास किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो हमने कहा चलो अब ग्रेजुएशन करते हैं। तो ग्रेजुएशन करते करते एनडीए में जाने का विचार आया। सब चीज़ क्वालिफाई कर गए, फिर मेरे डेट ऑफ बर्थ में कुछ स्कूल के रजिस्टर में गड़बड़ मिला, तो सिलेक्शन होने के बावजूद मैं नहीं जा पाया। बैक इन द टाइम आई थिंक वो कार्ड्स नहीं होते थे, बहुत कार्ड्स नहीं होते थे, राइट? तो वो एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो छोड़ दिया। और उसके बाद हायर सेकेंडरी हमारे टाइम पे होती थी। करने के बाद हम ITBHU में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। कुछ दिनों बाद उसको छोड़कर प्री मेडिकल करने चंडीगढ़ चले गए, क्योंकि मेरे पास बायोलॉजी और मैथ्स दोनों थे। जब मैं
अपना प्री मेडिकल ख़त्म कर रहा था, ठीक उससे पहले 1971 का वॉर जो है वो शुरू हो गया, और तब मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिली कि मुझे भी अब जाना चाहिए। तो ये एक किस्म से शुरुआत थी। वहाँ फिर हम अपीयर हुए टेस्ट के लिए और इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए, और तब डिसाइड किया कि अब ज्वाइन करूँ। दैट्स हाउ आई ज्वाइंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन जुलाई 1972। यस सर। सर, आप कुछ टाइम पहले मुझे बता रहे थे दैट व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप आपने काफ़ी क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस लिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ कि हाउ दैट शेप्ड यू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़ौज की इतने साल की नौकरी और अभी जब मैं सिविल में काम कर रहा हूँ, मैं तमाम किस्म के लोगों से मिला हूँ, और उनको काम करने में किस वक्त और कैसे परेशानी होती है और क्यों होती है वो मुझे अब अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और मुझे वो परेशानी ज़्यादा नहीं हुई, उसका कारण भी समझ में आता है। कारण ये था कि हम दुर्गापुर जैसे टाउनशिप में थे, जहाँ पूरे देश के इंजीनियर्स और वर्कर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे। वहाँ 2 स्टील प्लांट्स साथ साथ बन रहे थे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ रही थी उस वक्त। इसके अलावा दुनिया के कम से कम 10-12 देश के लोग, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस वहाँ आए थे, उनके परिवार, उनके बच्चे। तो उस यंग एज पे मुझे एक मौका मिला जब मैं अपने देश के सारे डायस्पोरा से और दुनिया के 10-12 कंट्रीज, जिसमें यूएसए, यूके, रशिया, जापान, कनाडा, पोलैंड, ये सब शामिल हैं, तो वहाँ के मेंबर्स और उनके बच्चे उनके साथ मिल करके एक साथ डेवलप और ग्रो हुए, एक दूसरे की चीज़ें एक दूसरे से शेयर की। तो कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक ग्लोबल सिटीजन या नेशनल सिटीजन नहीं हूँ। राइट। और हम जहाँ पे काम करते थे, हमें कभी ऐसा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ कि वो किसी कास्ट का है या किसी क्लास का है या किसी दूसरे ग्रुप का है। हम सब एक साथ मिलकर काम करते थे, और वो जो बॉन्डेज क्रिएट हुआ उसने बाकी सारे बंधनों को तोड़ दिया। आई सी। काफ़ी ज़्यादा फैमिली वाला माहौल हो गया विद क्रॉस कल्चर, एकदम Correct. हर कल्चर के लोग आपसे मिले। करेक्ट। तो उसकी वजह से मैं जब फौज में आया, जब उसके बाहर भी कहीं भी गया, तो मुझे किसी से इंटरैक्ट करने में कोई हेजिटेशन कभी नहीं होती थी। कभी मैं किसी, चाहे कितना भी मशहूर आदमी मेरे सामने क्यों ना खड़ा हो, मैं कभी उससे जो है वो महसूस नहीं करता था कि ओह, इसकी ऑरा के सामने मैं कहाँ हूँ। मैं तो कोई बात नहीं, वो भी मेरी तरह ही है, और दुनिया के इतने लोगों से मिला हूँ और जानता हूँ, तो मुझे कभी हेजिटेशन नहीं होती थी। और उसका कारण ये है कि जब भी मुझे कोई ऐसी समस्या आती थी, चाहे मैं जिस भी एरिया में मैंने नौकरी की, चाहे JNK में किया, चाहे मैं ऑपरेशन पवन श्रीलंका में किया, या नॉर्थ ईस्ट में किया, या बंगाल में किया, कहीं पे भी मुझे किसी भी कल्चर के लोगों से मिलने में और उनसे डील करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सर, जब आपने ज्वाइन किया था, यू ज्वाइंड इन द 4th Battalion ऑफ बिहार रेजिमेंट, राइट? जी। सो यू ज्वाइंड इन एज अ लेफ्टिनेंट एंड एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। यस सर। एंड देन आपकी रैंक बढ़ते बढ़ते आप मेजर जनरल तक पहुंचे। तो जब एक जवान एंट्री करता है, तब से लेकर जब उसकी रैंक बढ़ती जाती है, तो व्हाट इज़ दैट माइंडसेट जो चेंज होता है, मतलब सिचुएशंस को देखने का नज़रिया जो चेंज होता है। एज अ जवान आप में बहुत जोश होता है कि बस मेरे को वॉर फ्रंट में भेज दो, मैं फोड़ दूंगा। जब आपकी रैंक बढ़ती जाती है, तब आपके पास थोड़ी एक मैच्योर थिंकिंग आती है, एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग आती है। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वो कैसे बिल्डअप होता है रैंक बाय रैंक, क्या डिफरेंसेस आते हैं? ओके, सो मैं एक अमेरिकन सार्जेंट जिसने वियतनाम वॉर में लड़ने के बाद एक लीडरशिप पर किताब लिखी थी, ओके। और उसमें ये लिखा था कि मैं अपने लीडर्स में क्या ढूंढता हूँ। और उसका मुझे याद है, उसने 3 C's का जिक्र किया था, कॉम्पिटेंस, करेज और कैरेक्टर। ओके। तो उन्होंने कहा कि मेरे लीडर में, जिस लीडर में ये क्वालिटीज़ हैं, वो मेरे लिए सबसे अच्छा लीडर है। तो कैरेक्टर हम सब की है, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस, ये सारा कैरेक्टर जो हमारे कैरेक्टर को फॉर्म करता है, वो चाहता है मेरे लीडर में ये ज़रूर हो। दूसरा है कॉम्पिटेंस, कि उसने ये कहा है जो भी बंदा, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, अगर वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है तो सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए प्रोफेशन में कॉम्पिटेंस होना सबसे पहला कदम है। जिस भी प्रोफेशन में है आप, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, मेरे मेस में अगर वेटर भी है, अगर वो अपने काम करने में प्रोफिशिएंट है,
वो सबका नंबर 1 रहेगा, कभी उसकी कोई बेइज्जती नहीं करेगा, कभी उसको लुक डाउन अपॉन नहीं करेगा। राइट। इसलिए प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन तीसरी बात उसने कही थी करेज, और उसने डिलिनिएट किया था कि जो जूनियर लीडर्स होते हैं उनके अंदर फिजिकल करेज ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए, और जैसे लोग सीनियर होते हैं उनके अंदर मॉरल करेज ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और जब वो मोरालिटी उनकी हाई होती है तो सबको एक साथ एक तरीके से वो लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जूनियर लेवल पे जैसा आपने ठीक कहा कि उनमें जोश ज़्यादा होता है, उनमें फिजिकल करेज ज़्यादा होता है, जज्बा होता है किसी चीज़ से लड़ बैठने का। लेकिन वो जज्बा पैदा कौन करता है? वो पैदा करने वाला उसका सीनियर लीडर है। उस लीडर की एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो लीडर इन सब स्टेप से गुजर के आ चुका है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, उसने ज़्यादा दुनिया देखी है, उसका हॉराइजन ब्रॉडन हुआ है, उसके माध्यम से वो अपनी टीम को फोकस तरीके से उन चीज़ों को ट्रेन कर सकता है, उन चीज़ों के बारे में गाइड कर सकते हैं, जिससे उनकी वो सारी चीज़ें जो हैं निखर के ऊपर आती हैं। काफ़ी जैसे एक तरीके से स्पिरिचुअल लैंग्वेज में गुरु बोल दिया जाता है, जो आपको गाइड करता है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। देखो, फौज का सबसे ज़रूरी हिस्सा एक यूनिट होती है। एक यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर होता है। कमांडिंग ऑफिसर सबके लिए एक भगवान की तरह होता है, और कमांडिंग ऑफिसर के नीचे के जो लोग होते हैं, जो कंपनी कमांडर्स होते हैं, सेकंड इन कमांड होते हैं, जेसीओज होते हैं, वो सारे अपने जवानों और जूनियर्स के गुरुजी होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी फील्ड में सभी एक्सपर्ट होता है। हर एक आदमी हर एक चीज़ को नहीं इक्वली हैंडल कर सकता है। कोई मीडियम मशीन गन में एक्सपर्ट है, कोई एंटी टैंक वेपन में एक्सपर्ट है, कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में एक्सपर्ट है। वो सारे अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज लेकर आते हैं, वो सारे गुरु हैं। तो अगर जिस भी जवान को और जिस भी ऑफिसर को आगे बढ़ना होता है, उसको उस गुरु से गुरु तो प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो वो गुरु जो है, इसीलिए सबको गुरु मानते हैं। वो जानते हैं कि हालांकि मैं राइफल अच्छा फायर कर सकता हूँ, लेकिन ये गुरुजी कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा जानते हैं, तो अगर मुझे कम्युनिकेशन में अच्छा करना है तो इन गुरुजी से शिक्षा लेनी। तो वो गुरु शिष्य का जो एक नाता है वो शुरू से बन जाता है। सेक्शन कमांडर के पास सिर्फ 10 लोग हैं, वो सेक्शन कमांडर, वो उनका गुरु है, वो उनको सिखलाता है, उसकी जिम्मेवारी है। जब वो बड़ा होकर प्लेटून में आता है, उसके नीचे 30-35 बंदे होते हैं, तो वो पूरी प्लेटून की जिम्मेवारी, उसके नीचे 3 सेक्शन कमांडर होते हैं। तो इस तरीके से सबसे छोटे जवान के लिए उसका अगला और उससे उसका अगला वो गुरु होते जाते हैं, और गुरु शिष्य के नाते से वो सीखते हैं और अपने नीचे वाले को सिखलाते जाते हैं। तो इसी तरीके से जो पूरा वो नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों का एक्सपीरियंस बनता है। जब हम मेजर थे तो हमने अपने कमांडिंग ऑफिसर को देखा, अपने ब्रिगेड कमांडर को देखा, उनसे हमने सीखा कि वो मतलब उनका होराइजन क्या है, वो किस चीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं। फिर हमने भी प्रयास किया कि अगर वो इस तरह से हो सकते हैं, हमें भी वो काबिलियत पैदा करनी चाहिए कि हम उन तरीके से सीख सकें। इस तरह से जब आप जीओसी आते हैं तो आप बहुत बड़े होराइजन पे हो जाते हैं, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स आपके नीचे होती है, और हर एक किस्म की फौज की यूनिट आपके नीचे होती है। बिल्कुल। आपको उनसे काम लेने के लिए, उनसे काम कराने के लिए उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो जब आप अप द लैडर मूव करते हैं तो फौज भी आपको ये मौका देती है और सिखलाई देती है। जितने भी आप कोर्सेज करने जाते हैं उसके अंदर हर एक कोर्स के अंदर एक नॉच ऊपर आपको सिखलाई मिलती जाती है, ताकि आपको तैयार किया जाए, ताकि आप अगले लेवल को जो है आप उसको होल्ड कर सकें और उसके हिसाब से जो अपना काम अच्छा कर सकें। सर, कोई एग्जांपल देंगे? अगर आप यही चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू अगर मेरे को समझाएं, कोई भी एक सिचुएशन ले लो एंड उसके अंदर कैसे एक जवान परफॉर्म करेगा एंड कैसे एक हाई कमांडिंग ऑफिसर उस सिचुएशन को एनालाइज करेगा, अगर आप एक एग्जांपल दे के मेरे को समझाएं। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले सिखलाई का और गुरु शिष्य का। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफिसर हूँ तो मेरा गुरु सीनियर ऑफिसर होगा, एक जूनियर भी मेरा गुरु हो सकता है। और मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक उस्ताद था, मैं मीडियम मशीन गन कोर्स करने जा रहा था। मैं अरुणाचल प्रदेश में रिमोट एरिया में था, मुझे सिर्फ 3 दिन रह गए थे उसे सीखने के लिए। उस उस्ताद ने, जो हवलदार था, उस उस्ताद ने उस 3 दिन के अंदर मुझे बिल्कुल अपने शिष्य जवान की तरह समझा और मैंने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे उस गुरु से शिक्षा लेनी थी। वहाँ सूर्योदय 4:30 बजे होता है। उसने रोज़ का रूटीन मेरा फिक्स किया कि अगले 3 दिन सिर्फ मिले मुझे आपको ट्रेन करने के लिए। आप 4:30 से 6:30, आधा घंटा ब्रेकफास्ट, 7 से, मतलब पूरी टाइम टेबल उसने शाम के 4 बजे तक जब सूर्यास्त होता उसने बनाया।
फिर बोला आप 1 घंटे का ब्रेक करेंगे, 5 बजे से मैं आपके कमरे में आऊँगा ताकि मैं आपको टेक्निकल चीज़ें सिखा सकूँ। उस 3 दिन के अंदर उसने जो मुझे ट्रेनिंग की, मैं जाके सबसे अव्वल दर्जे का ग्रेड लेके उस कोर्स से आया। तो मैं कहता हूँ जो गुरु होता है वो गुरु कोई भी हो सकता है, लेकिन जो सीखने वाला है उसको एज ए शिष्य सीखने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। जब मैं ये सोचने लगूंगा ये तो हवलदार है, ये मुझे क्या सिखाएगा और ये कैसे बात करेगा, मेरा वहाँ अंत है। राइट। जब मैंने उसको गुरुजी मान लिया तो मैं उससे शिक्षा प्राप्त कर पाया और अच्छा कर पाया। ये हर एक लेवल पे है। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, मेरे ब्रिगेड कमांडर थे, हम उनसे डिस्कस करते थे। मैं JNK में था, काउंटर टेररिस्ट और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस में था, तो और हमारे GOC भी उस वक्त हमारे साथ हमेशा डिस्कस करते थे और हर एक छोटे मुद्दे पे कि अच्छा ये इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से हुआ, ये क्यों हुआ और उसको हम किस किस तरीके से रोक सकते हैं। उन सिचुएशंस में जो गुरु है वो अपना हायर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करता है और जो नीचे वाला हो तो ग्राउंड सिचुएशन शेयर करता है। क्योंकि मैं ग्राउंड पे सबसे ज्यादा दौड़ा भागा हूँ, वो सब जगह भागे, उनको टेरेन का पूरा ज्ञान है, बैकग्राउंड का पूरा ज्ञान है, ऊपर से क्या इनपुट्स आ रहे हैं उसका ज्ञान है, ग्राउंड पे मुझे ज्ञान है। तो वो हमें बताएंगे कि हम चाहते हैं कि इस जनरल एरिया में तुम कुछ करो। मेरा काम है बताना कि सर ये इसको यहाँ नहीं, मैं यहाँ करूंगा, इसके कारण ये है। तो इस तरीके से ये पूरा मटेरियलाइज होता है। हमने गुरु जो सीनियर हैं उनके नॉलेज का हमने एडवांटेज लिया और अपने ग्राउंड पे जो मेरा नॉलेज है उसको मैंने अप्लाई किया। दोनों को लेकर हमने एक साथ उसको फॉर्मुलेट किया। इट वर्क्स बोथ वेज। इट वर्क्स बोथ वेज। एंड एक सबसे अच्छी चीज फौज में है कि जब हम ऑपरेशनल डिस्कशन करते हैं वहां पे नो होल्ड्स बार्ड है। जो मर्जी जूनियर से जूनियर और सीनियर से सीनियर उसके दिमाग में जो बात आती है उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए वो शेयर कर सकता है। उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होती है और कोई बुरा नहीं मानता, कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर। क्योंकि जो सीनियर है वो भी देख रहा है, वो हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है और वो कभी बुरा नहीं। वो अगर कोई जूनियर हो सकता है अपने जोश में आवेश में आकर कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाए, उसको कुछ बुरा नहीं बोलते, उसको गाइड करते हैं। तुमने बड़ा अच्छा सोचा है लेकिन इस सिचुएशन के लिए वो अच्छा नहीं है, तो उसको भी गाइडेंस मिलती है। ओके ठीक है, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए। कोई डिस्करेज नहीं करता है, क्योंकि जब आप डिस्करेज करेंगे ऑपरेशनल डिस्कशन में कभी भी असलियत आपके सामने नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन, एक बहुत अच्छा तरीका है इंटरेक्शन का, जिससे हम हर एक चीज को, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, हर एक चीज को वैसे डिस्कस करते हैं। सर आपके 35 ईयर सर्विस में कुछ टाइम ऐसा था जब आपने मोर देन 2000 कैडेट्स को ट्रेन किया वहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर। सो उन 2000 कैडेट्स के साथ आपका आई थिंक बहुत ही कहते हैं ना लगाव होगा, जिनको आप ट्रेन करते हो उनसे एक अटैचमेंट बन जाती है, तो आपसे खुल के शेयर कर पाते होंगे चीज़ें। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मैं गया था जब मैं वहाँ पे डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर था, तो मैं एक अलग हायर लेवल पे था। जो उनके साथ क्लोजेस्ट इंटरेक्शन में रहते हैं उनके जो मेजर्स और लेफ्टिनेंट्स जो उनके साथ, जो उनके कंपनी कमांडर या प्लेटून कमांडर्स होते हैं, वो उससे 1-to-1 इंटरेक्शन में होते हैं। लेकिन हमारा काम क्या था, जिस वक्त ही वो कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनके पीछे चुपके से बैठ जाना सिर्फ ये ऑब्जर्व करना कि ये सही दिशा में है कि नहीं। क्योंकि मेरा जो नॉलेज है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, हो सकता है वो मेरे कंपनी कमांडर और प्लेटून कमांडर के पास भी ना हो। और कैडेट आज का जितना नौजवान है वो बहुत अच्छा सोचता है, बहुत आगे सोचता है और वो अनहिंडर्ड वे में सोचता है। वो कोई भी सवाल पूछ सकता है, वो कोई भी ऐसा सवाल पूछे जिससे हो सकता है मेरा प्लेटून कमांडर या कंपनी कमांडर थोड़ा सा अनरफल्ड हो जाए, तो उस वक्त मेरा काम है इंटरजेक्ट करना। या मैं देख रहा हूं कि डिस्कशन कुछ गलत दिशा में जा रही है, हो सकता है सबकी अंडरस्टैंडिंग वहां ठीक नहीं दिख रही है, फिर मैं इंटरजेक्ट करूंगा, उनको बताऊंगा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों होना नहीं चाहिए, और अगर जो करना है वो क्यों करना चाहिए, ताकि सबको उसके बारे में क्लैरिटी मिले। तो वहां पे जाकर मेरा काम था ऑब्जर्व करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉर्निंग पीटी हो रही है या ड्रिल हो रही है, मैं वो करवाता नहीं था, लेकिन हर एक जगह प्रेजेंट रहता था, देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, क्या वो सही कर रहे हैं, उनको कहीं करेक्ट करने की जरूरत है। तो उस स्टेज पे एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर मेरा वो रोल था कि जो मेरे नीचे ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट मेजर और कैप्टन्स वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स थे, वो जो अपना काम कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से और सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनको सही गाइडेंस देना। दूसरा, उनको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने ट्रेनिंग को एफिशिएंट करने के लिए,
वो जो भी उनको चाहिए उसको सही वक्त पे और सही तरीके से उनको मुहैया कराना, वो मेरी जिम्मेवारी थी। सर हम लोग वैसे अक्सर मूवीज़ देखते हैं, मिलिट्री मूवीज़ आती हैं काफ़ी सारी, एंड उसमें दिखाया जाता है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैसे ट्रेनिंग कराई जाती है। सो आप वहाँ तो ऑब्वियसली रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा बताओ कि जैसे मैंने देखी लक्ष्य मूवी आई थी, बहुत ऋतिक रोशन की मूवी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो उसमें साइकिल उठा के उससे दौड़ लगवाई जाती है, देन मड में उससे क्रॉल कराया जाता है। बिल्कुल। सो कुछ डिफरेंस होता है रियल लाइफ एंड मूवीज में, या ऑलमोस्ट सेम चलता है वो? मैं ये कहूँगा आपने जो मूवीज में देखा वो बहुत कम देखा है। हाँ, वो फिल्टर होके आता है। उसका रीजन ये है कि हमारे जो जेंटलमैन कैडेट्स आते हैं, Yes, sir. जो एनडीए में कैडेट्स जाते हैं और आरए में जेंटलमैन कैडेट्स आते हैं, वो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मैं एक छोटा सा वाकया देता हूँ। मैं एक दिन पीडी फील्ड में शाम को घूम रहा था, तो देखा एक लड़का बड़ी मुश्किल से वॉक करके जा रहा है और नए बैच का वो तीसरा दिन था। तो मैंने उसको बुला के पूछा, बेटे तुम कहाँ से हो? सर मैं बॉम्बे से हूँ। क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा पैर बिल्कुल जैम हो गया है। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोला सर मैं दौड़ रहा था इसलिए जैम हो गया है। मैंने क्यों, तुम कभी दौड़े नहीं हो? बोला सर मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, ऐसा दौड़ तो मैंने कभी देखा नहीं, सर बस पकड़ने के लिए कभी कभी दौड़ता था। तो आप समझ सकते हो कि उस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, पीटी उस्ताद को बुलाया, उसके ऑफिसर को बुलाया, मैंने इसका आप ग्रेडेड इंक्रीज करो। ऐसे जितने बच्चे हैं उनको अलग करो, उनको पहले आप एक वॉक, स्पीड वॉक में कन्वर्ट करो, उसके बाद इनको लाइट जॉग और फिर रनिंग में कन्वर्ट करो। तो अपने आप वो उनकी जो है मसल और बॉडी धीरे धीरे मैच्योर होगी और उसको एक्सेप्ट करेगी। अभी उसका बॉडी उसको रिजेक्ट कर रहा है, इसलिए वो डिसहार्टेंड हो जाएगा। कुछ लड़के परेशान हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को वापस ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, आई कैन नॉट कोप अप बिकॉज सडनली द प्रेशर हैज बीन इंक्रीज। सो धीरे धीरे फिर ये गाइड किया मैंने अपनी पूरी टीम को कि एक फर्स्ट डे में एक आइडेंटिफाई करो कौन में से जो दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, और उनको अलग अलग बैचेस में बांट के अलग अलग तरीके से उनको लाओ, ताकि एक महीने के अंदर दे ऑल कैन कैच अप विथ एवरीबडी व्हाट एवर दे आर डूइंग। सो दैट इज वन रोल। I remember one incident when I was a commando instructor, and my Guruji, the commando wing, and me were traveling in the same jeep, and that was a 40 kilometers speed march in which people carry about 18 kgs of weight and they have to Yes. do this speed march for 40 kilometers. So while we were going to check as to what is happening, I was driving and the commanding was sitting. He saw one student just, his batch had gone ahead about a kilometer and this chap was just limping. So he said, stop the jeep. We stopped the jeep and asked that chap, son, what happened? Sir, it seems I just can't walk. So the commander was much more experienced than me. I carried that experience there on with me. He immediately said, sit down, remove your packs, take out your boots. So he saw he was putting on 2 socks. He said, what happened? Sir, this is a new boot that I have bought. Oh, remove 1 socks. Normally people used to put on 2 socks. 40 kilometers you get a lot of blisters. Yeah. So you used to put on 2 socks. Said remove 1 socks. And now put on your shoes. And don't tie it very tight. Tie it lightly. And he tied that. He said, how do you feel? So I'm feeling much better now. Sit down in the jeep. He took him those 500 meters ahead, made him join with the group. And that fellow passed. Wow. He would have failed that day. It is the experience that told him, Yes. that this chap is having this kind of a trouble. So the seniors bring that experience and apply that on the juniors for their improvement. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मैंने ये कभी नहीं सुना था कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल। It was nice to hear that. सर जैसे आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स आपको मिले हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ डिग्रीज, आई शुड से। आई वाज गोइंग थ्रू योर प्रोफाइल, आई सॉ आपने एमफिल भी किया है, आपने मतलब व्हाट नॉट। सो इतने सारे एक्सपीरियंस है, प्लस आपने इतने साल सर्व किया है, तो कुछ कुछ स्टोरीज होंगी, समथिंग टैक्टिकल, समथिंग सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज छोड़ करके फौज में इसलिए आया कि शायद मुझे पढ़ाई कम करनी होगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल ही गलत धारणा थी। जो भी फौज ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि फौज जो है कंटिन्यूअस और रेगुलर लर्निंग की जगह है, क्योंकि हर एक दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हर एक दिन आपका इक्विपमेंट और जो है वेपन सिस्टम चेंज हो रहा है, और आपके नीचे वो जवान हैं जिनके पास वो इंटेलेक्ट नहीं है,
उनको उन चीज़ को समझाना है तो पहले मुझे समझना है। तो जब तक मैं उस प्रोफाइल में नहीं रहूँगा कि मैं हमेशा लर्न करता रहूँ, मैं नीचे वालों को सिखा नहीं सकता हूँ। और नीचे वालों को अगर नहीं सिखाया तो मेरी टोली जो है या मेरा जो भी यूनिट या जो भी मेरे नीचे काम करने वाले हैं वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं बनेंगे। Right. इसलिए फौज में सिर्फ एक ऑफिसर को भी नहीं, एक जेसीओ को, एक जवान को, एक हवलदार को, सबको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग में रहना पड़ता है। और ऑफिसर्स को तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ये जो सारी डिग्रीज और ये सारे क्वालिफिकेशन देखें, ये इसकी वजह से हैं। जब तक आप उसको नहीं करेंगे और उसमें अच्छे ग्रेड्स आप नहीं लाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, आप अपने नीचे वालों को उतना प्रोफेशनल नहीं बना पाएंगे। इसलिए फौज में आने के बाद मैं समझा मैं तो फंस गया, क्योंकि यहाँ सोचा था पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और हमारी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रमोशन एग्जामिनेशन, कोई भी सर्विस। दुविधा के लिए खेद है। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया। सो सॉरी सर, यू वर सेइंग समथिंग। मैं फौज में आया था ये सोच के मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। यस, लेकिन फौज में आने के बाद लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है। यस। और मैंने बाद में सोचा कि मैं तो फंस गया यहाँ। तो जितने भी अपग्रेडेशन कोर्सेज होते हैं, जितने एडिशनल कोर्सेज होते हैं एडिशनल नॉलेज को गेन करने के लिए, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। और क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं, नए टेक्निक सीखते हैं, नए टैक्टिक्स सीखते हैं, और हर एक के लिए, और पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी ग्लोबल बन गई। यूनाइटेड नेशन मिशंस में हर एक जगह हमको जाना पड़ता है। काफ़ी दुनिया की आर्मीज हमारे साथ आके ट्रेन करती, हम उनके साथ ट्रेन करते हैं। तो रेसिप्रोकल नॉलेज जब तक नहीं होगा आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। और पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी की एक स्टैंडिंग है। लोग बार बार आपके साथ आके ट्रेन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी परपेचुअली वॉर पे है। आप देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल JNK में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरे चाइना के साथ, और नॉर्थ ईस्ट की पूरी सिचुएशन, इन सब में जितने भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वो चुपचाप नहीं बैठते, उनके पास एक सेकंड बैठने का टाइम नहीं है। वो परपेचुअली वॉर पे हैं, क्योंकि उनको हमेशा टास्क और रोल वैसा मिला होता है। इसलिए हमको हर वक्त ट्रेन होने की ज़रूरत है, हर वक्त जो है अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसके अंदर सिर्फ वेपन इक्विपमेंट का नहीं है, जो ऑफिसर्स लेवल होता है उनको जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है, कंट्री में पॉलिटिकली क्या हो रहा है, किस जगह पे किस किस्म के पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं, किस जगह पे किस टाइप की एथनिक इश्यूज़ हैं, उनका नॉलेज हमें होना चाहिए, नहीं तो हम उसको हैंडल करने में फेल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जब हम IPKF में गए, अब IPKF में गए तो वहाँ एक सिंहलास का ग्रुप था जिनका अलग थॉट प्रोसेस था, जो मेजॉरिटी में थे। तमिल्स के अंदर 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप जो LTT के साथ मिल करके IPKF को अपोज कर रहे थे, और ढेर सारे ग्रुप थे जो IPKF के साथ काम कर रहे थे। तो अगर आपको इनका बैकग्राउंड नॉलेज कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, अगर उसका नॉलेज नहीं है तो आप उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाएंगे। राइट। मैं ऐसे जगह पे था जहाँ बट्टी कलवा के बाहर, जहाँ पे एक ग्रुप LTT प्रो LTT ग्रुप था और 3 ग्रुप्स एंटी LTT ग्रुप्स थे। वो हर एक आए दिन एक दूसरे को फायर कर लेते थे, और उसके बीच में मैं था। और मेरा काम था कि इन सबको कोऑर्डिनेट करके लड़ाई नहीं करने देना, कायदे से रहने देना, ताकि हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम में हमको सक्सेस मिल सके। और चूंकि किसी भी ऑपरेशन में जाने से पहले हमारी एक प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उसका कारण ये होता है कि हम ऑफिसर लेवल की चीज़ें और जवान नीचे लेवल की टैक्टिक्स और टेक्निक्स जो उनको सीख सकें, ताकि वहाँ जाने के बाद हमको काम करने में आसानी हो। तो उसका मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। तमिल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या चीज़ उनको पसंद है, कैसे बात करने से वो खुश रहते हैं, कैसे बात करने से वो नाराज़ हो, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। उनसे आप उल्टा पुल्टा बात करेंगे तो एक बिल्कुल तुरंत बुरा मान जाते हैं, और वही प्यार से उनको बात करें वो आपके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो वो चीज़ें हमने पहले से सीखी। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, आप कहीं पे भी देखेंगे जब आर्म फोर्सेस जाती हैं तो लोगों के दिल में एक ये ज़रूर विचार आता है कि अब कम से कम न्यूट्रल तरीके से काम होगा। राइट। तो हमारा भी काम ये है, जहाँ भी हम जाते हैं, ये यकीन करना कि हम किसी किस्म की पार्शियलिटी ना होने दें। तो जब हम श्रीलंका में भी गए, हालांकि हम LTT के अगेंस्ट काम कर रहे थे, और हम जानते थे हमारे इलाके में कुछ LTT की फैमिलीज हैं, हम चाहते तो उनको परेशान कर सकते थे, लेकिन हमने कहा फैमिली हमारे साथ नहीं लड़ रही है। राइट। इसलिए हमने कभी वो प्रभाव उनके फैमिली पे नहीं आने दिया। उसका रिजल्टेंट क्या हुआ कि फैमिली का हमारे प्रति सोच और हमारे प्रति सहयोग डिफरेंट टाइप का था। ठीक है,
वहीं हमारे इसमें कुछ दोस्त हो सकता है एग्जूबरेंस में कुछ उल्टा पुल्टा कर गए हों, उनको एक एक्सपीरियंस मिला होगा। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने किसी भी, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे वहाँ की पुलिस तो जो बिल्कुल सिंहला पुलिस थी, बेचारी दबी हुई थी, चाहे वहाँ के जो बिजनेसमैन थे जिनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था, हर एक का एक्सटॉर्शन का प्रेशर होता है, सब कुछ होता है, किसी के साथ भी मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं हुई। और सब लोग जिस तरीके के सपोर्ट मुझे चाहिए थी उनसे मिली। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि श्रीलंका में रहते हुए मैं एक कंपनी कमांडर था, और मेरी कंपनी में चूंकि हमने सारे ड्रिल्स को, मैं यकीन करता था कि जो ड्रिल्स और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हैं वो बड़े समझदार लोगों ने बनाए होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद बनाए होते हैं। उनको वायलेट करने के लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए या मेरे पास बहुत खास वजह होनी चाहिए। तो मैं ये यकीन करना था कि जहाँ पे भी मुझे कुछ अनकन्वेंशनल नहीं करना है वहाँ पे सारे ड्रिल्स फॉलो होने चाहिए। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके ड्रिल्स बने हुए, कैसे जाना उसको वायलेट मत करो। जहाँ लोगों ने वायलेट किया उनके ऊपर कैजुअलिटी हुई, जहाँ आपने वायलेट नहीं किया आप करो कैजुअलिटी नहीं हुई। तो मैं इसके बारे में बहुत ही सख्त था। मुझे मालूम है काफ़ी लोगों ने उस वक्त मुझे गालियाँ दी होंगी, काफ़ी कर्ज किया होगा, लेकिन आने के बाद उन्होंने लगे मुझे थैंक यू कहा कि सर आपकी वजह से हमारी जान बच गई, नहीं तो हम भी कैजुअलिटी बन सकते थे। तो मेरी कंपनी ने, मैंने एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दिया, ना फेटल ना फिजिकल कैजुअलिटी किसी किस्म का। और मैं अपनी कंपनी को पहला वीर चक्र अपनी बटालियन को मेरी कंपनी ने दिलवाया श्रीलंका में। वो इसलिए था कि जो भी प्रोसीजर्स बने हैं उसको हम सही तरीके से फॉलो करें, और एक स्टेज आने के बाद आपको वहाँ पे अपनी जो है विविधता दिखानी होती है ताकि आप सामने वाले दुश्मन को पछाड़ सकें, वहाँ पे वो करना है, लेकिन बेसिक चीज़ों में कोई गलती नहीं करनी है। तो ये एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता था वहाँ के बारे में, जो जिसको करके जिन जिन यूनिट्स ने ऐसा किया उनको कामयाबी मिली। सर आपकी एक्सपर्टीज़ किस में थी? बिकॉज मैं देख रहा हूँ आपने बहुत वाइड रेंज में काम किया है, बट कोई एक एक्सपर्टीज़ आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट आप उसके बारे में बताओ थोड़ा। देखो पहला एक्सपर्टीज़ तो ये है कि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस में काम किया और बहुत एक्सपीरियंस गेन किया। उसकी वजह से विविध तरीके के मेरे कोर कमांडर, मेरे जीओसी, मेरे ब्रिगेड कमांडर, मेरे साथी कोलिग्स जो दूसरे प्लेयर, मैं उनसे जाके डिस्कस करता था कि भाई तुम मेरे पहले आए हो यहाँ पे, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया। जो पहले मेरे से छोड़ के चले गए उनसे बातचीत किया, तो उनके ज़रिए जो एक्सपीरियंस गेन किया और जो मैंने वहाँ 2 साल से ज़्यादा उस प्रोफाइल में सर्विस की, उसने एक मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दिया कि इस तरीके के सिचुएशन में, इस तरीके के वॉरफेयर में और इस तरीके के टेरेन में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। मेरी एक पोस्ट थी जो 6 महीने कट ऑफ रहती थी। वहाँ मेरे जवानों को 6 महीने रहने के लिए बगैर छुट्टी के मुझे 3 महीने मोटिवेट करना पड़ता था। और वहाँ कहावत ये थी कि बच्चा हिंदू बन के जाता और सिख बन के लौटता है, क्योंकि 6 महीने दाढ़ी बाल काटते नहीं थे। ठीक है, तो वैसे सिचुएशंस को हैंडल किया है और उस सिचुएशंस में मैंने कोई कैजुअलिटी नहीं होने दी है। ठीक है, और वो इसलिए नहीं हुआ कि मैं कोई बहुत बड़ा शेर था, वो इसलिए हुआ कि हमने लोगों से नॉलेज गेन किया, उन नॉलेज को अपने सारे जवानों के साथ शेयर किया और उसको ग्राउंड पे वैसे इम्प्लीमेंट किया। तो उसकी वजह से जो हम जो है वहाँ कामयाब रहे, वहाँ हमने जो सफलता हासिल की वो की, और जान माल का फालतू हानि नहीं होने दिया किसी को। तो वो एक एक्सपीरियंस है जो मैं रखता हूँ। और जहाँ पे भी इस किस्म की डिस्कशन होती है, फॉर एग्जांपल कमीशन होने के बाद में उसके कमांड के बाद उसके तकरीबन 5 साल बाद मुझे दोबारा फिर JNK में जाने का मौका मिला, जबकि पूरे कोर का मैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का हेड था। और उस वक्त पराक्रम हुआ जबकि लड़ाई हुई, और उस नॉलेज में मुझे बहुत मदद की। जो भी काम हमने किए, चाहे हमने LC फेंस बनाया, चाहे हमने सर्वेलेंस डिवाइसेस की एक यूनिक डिप्लॉयमेंट की काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के लिए, वो सारा उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए और जो वहाँ लोकल कमांडर्स थे उनके साथ मिल करके उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ी आसानी हुई और उसमें बहुत सफलता मिली। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ एक चीज़ है जो इन चीज़ों से हट के मैंने किया, वो था जब मैंने फ्रांस में जाके स्पेशलाइजेशन किया डिफेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर। तो वो एक मैं एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, क्योंकि वहाँ हमने एक्सपर्टीज़ गेन की और उस एक्सपर्टीज़ को लाने के बाद आर्मी हेडक्वार्टर्स ने रियलाइज़ किया कि अगर सीख कर आए तो उसका कुछ फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर हमने
हमारे जैसे कुछ लोग जो ट्रेन हुए थे मिलकर के हमने वो NBC सेल जो है रेज किया आर्मी हेडक्वार्टर्स में, और उस रेजिंग के दौरान हमने बहुत काम किया। दुनिया की 5-6 अच्छे कंट्रीज़ जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उनके साथ बहुत डीप इंटरेक्शन किया, उनके सारे नॉलेज को हमने गेन करके उसको अपने नॉलेज में कन्वर्ट किया, अपने सिचुएशन में कन्वर्ट किया। उस नॉलेज के थ्रू हमारे जो रिसर्च लैबोरेटरीज हैं, चाहे डिफेंस लैबोरेटरी जोधपुर है, चाहे DRD ग्वालियर है, DMSRD कानपुर है, जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, उनके साथ डीप इंटरेक्शन किया और उनको हर एक चीज़ को इंडियनाइज करने में मदद की। और सबसे बड़ा सक्सेस जो DMSRD जो हमारे कपड़े बनाती है, अब हमारे पास सिख ट्रूप्स हैं। केमिकल वॉरफेयर का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि जब लड़ाई का खतरा होता है सबको अपनी दाढ़ी काट देनी होती है, क्योंकि एक दिन भी अगर दाढ़ी बढ़ गई उसके बीच में से गैस अंदर जा सकती है। अब हमारे सिख ट्रूप्स थे, उनको हम दाढ़ी काटने के लिए कह नहीं सकते, तो DMSRD ने और ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने मदद की, ऐसा हुड बनाया जो कि वो दाढ़ी के ऊपर से पहन सकते हैं और उतने ही सील रह सकते हैं। तो और हमारे जो लैब्स हैं इन्होंने बहुत यूनिक काम किया है। इनके जो जिस लेवल के इक्विपमेंट, और मैं 1987-88 की बात कर रहा हूँ, जिस लेवल के इक्विपमेंट इन्होंने उस ज़माने में जो टेस्ट बेड्स, टेस्ट सेट्स क्रिएट किए, बहुत हाई क्वालिटी के थे, और आज तो मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे क्वालिटी के बन गए होंगे। sure. तो वो मेरा एक फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है जिसमें मैं हमेशा एंगेज करता रहता हूँ, उसका एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करता रहता हूँ। आज भी पढ़ता हूँ उसके बारे में, हालांकि मैं फौज में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में कॉन्करेंट रहूँ, वर्ल्ड में जो चीज़ हो रही है उसके बारे में। सर, आपने थोड़ी देर पहले पराक्रम के बारे में कुछ बताया, अगर आप कंफर्टेबल हैं थोड़े से उस मिशन के बारे में या उसके बारे में कुछ किस्से अगर आप शेयर करना चाहें तो सब लोगों को पता है कि ऑप पराक्रम की शुरुआत पार्लियामेंट पे अटैक के बाद से हुई थी, और जो उस वक्त जज्बा था कि ये जो इन्होंने कुछ किया है तो इनको इसके अगेंस्ट हमें कुछ करना चाहिए। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हालांकि मैंने बटालियन वहीं कमांड की थी, मैंने कंपनी भी वहीं कमांड की थी। बटालियन कमांड की थी कुपवाड़ा सेक्टर में और कंपनी कमांड की थी राजौरी सेक्टर में, तो उसका पूरा नॉलेज था कि क्या कैसे होता है। तो ऑप पराक्रम के दौरान सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये थी कि जो हमारी फ्रंट लाइंस हैं उनको हम किसी भी तरीके से कमज़ोर ना होने दें, क्योंकि जब हम कुछ प्लान कर रहे हैं तो अगला भी कुछ सोचने लगता है। वो देख रहा है क्यों बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, और वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज पता करने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो वैसे हालत में हम सरप्राइज नहीं होना चाहते थे, इसलिए सबसे ज़रूरी था कि हम अपने फ्रंट लाइन्स को स्ट्रेंथन करें। तो पहली कार्रवाई तो हुई थी। उसमें क्या हो रहा था, उस दौरान कंटिन्यूअस इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे थे, ठीक है। तो हमारा पहला अटेम्प्ट ये था कि हम इन्फिल्ट्रेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकें। बिल्कुल जीरो हो सकता है हम ना कर पाएँ, क्योंकि वो शायद संभव ना हो, उसके लिए पूरी बाउंड्री वॉल बनानी पड़ेगी आपको, इतने जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमने कहा कि ये फिजिकली नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको जो है टेक्निकली कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक स्टडी बनाई वहाँ पे, और मैं चूँकि मैं उसकी नॉलेज रखता था और ऑपरेशंस एरिया में था, चूँकि मेरी जिम्मेवारी में पड़ता था, तो हमने मिल करके जितना इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल था कंट्री में उस वक्त, जो कि अलग अलग किस्म के थे, उन सब को कहाँ और कैसे, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल बिल्कुल अंडुलेटिंग है, पहाड़ी का इलाका, जब तक कि आप नीचे जो है अखनूर और छमजोड़िया में नहीं जाते हैं, बिल्कुल पहाड़ी का इलाका है। तो उस इलाके में वैसे टेरेन में किस इक्विपमेंट को किस तरीके से जोड़ें, किस तरीके से वो इंटीग्रेट करें, और किस तरीके से उसका इनपुट लें ताकि हम इन टाइम ऑन द स्पॉट रिएक्ट कर सकें। तो वो सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्टडी के थ्रू क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद अपने सीनियर्स को दिखाया, अपने कमांड को दिखाया, उन सब ने उसको अप्रूव किया, अप्रिशिएट किया, फिर सबसे ऊपर लेवल को दिखाया, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर मिला। तो मैं उस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ जिसमें ये सारा कुछ LC फेंस से लेकर इंटीग्रेशन ऑफ सर्वेलेंस डिवाइसेस का डिप्लॉयमेंट हुआ, और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा नॉलेज था। अल्टीमेटली ले जाके उसको आर्मी हेडक्वार्टर्स तक हम लोगों ने जो है उसको प्रेजेंट किया, और फिर उसको जो है ग्राउंड पे अलग अलग, उसके बाद और कुछ नए इक्विपमेंट आए जिसके थ्रू हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसकी वजह से जो है इन्फिल्ट्रेशन पर कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद मिली। मैं नहीं कहता हूँ कि आज भी बिल्कुल रुक गया है, लेकिन बहुत ही हद तक कंट्रोल करने में हमको मदद मिली। मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये सब सुनना।
फर्स्ट हैंड, जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, हैंड्स ऑन। सर, एक आर्मी पर्सपेक्टिव से कुछ मेंटल स्टेट पे जो इफेक्ट पड़ता है एक आर्मी पर्सन को, एक सिविलियन नहीं समझ सकता। और जो एक आर्मी पर्सन गो थ्रू करता है, जैसे आपने एक बताया था कि पोस्टिंग 6 मंथ्स ऑफ कट ऑफ रहता है, बिल्कुल फैमिली से बात नहीं कर सकता, आसपास नहीं बात कर सकता, मतलब एकदम कट ऑफ ही है। तो जो मेंटल स्टेट उस आर्मी पर्सन का होता है, वो आप एक सिविलियन को कैसे समझाएंगे कि मतलब कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा एक सिविलियन? देखिए, समझ भी नहीं पाएगा आई थिंक। समझ, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आदमी फौज में जाना चाहता है, सबसे पहले उसके दिल में वो जज्बा होना चाहिए कि मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ या जब तक रिटायर हो रहा हूँ, मैं एक मिशन मोड में काम करने की काबिलियत रखता हूँ। अगर वो दिल में जज्बा है तभी फौज में आओ, नहीं तो मत आओ। क्योंकि मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन उसके साथ आपको आनंद भी बहुत है। और वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। खास आप चाहे पीस स्टेशन में हो चाहे फील्ड एरिया में हो, आपके ऊपर जिम्मेवारी उतनी ही होती है, उतनी ही लगन से आपको काम करना होता है, उतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जो पीस में कमांडर्स हैं उनको ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि वो सिविल सोसाइटी को झेलते हैं, वो फैमिलीज़ को झेलते हैं, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को झेलते हैं, और साथ में अपना काम भी करना पड़ता है। और हर वक्त चाहे पीस स्टेशन में भी जो होते हैं वो अगली लड़ाई की तैयारी करते हैं, अगले फील्ड स्टेशन की तैयारी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग, नए इक्विपमेंट जो आगे उनकी तैयारी करते हैं। मतलब कोई भी पीरियड उनके लिए एक जो है वो बोरिंग पीरियड नहीं है, हर एक पीरियड एक इंटरेस्टिंग पीरियड है, क्योंकि आप हर वक्त एक नई चीज़ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आपको करना पड़ता है, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो जो जवान फील्ड एरिया में है खासकर, और मैं सियाचिन में भी जाके रहा हूँ, हालांकि लंबे समय के लिए पोस्टेड नहीं था, लेकिन मैं कुछ समय के लिए मैं वहाँ इंडक्ट हुआ था एक खास ट्रेनिंग देने के लिए, वो भी NBC सेल के माध्यम से ही। और वहाँ से लेके और जो सियाचिन में नहीं भी हैं, दूसरे जगह पे भी इलाके में, लेह लद्दाख में, JNK में, उन सेक्टर्स में भी बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो 3 से 6 महीने तक कट ऑफ रहते हैं। अब बात यह है कि उनका जो मनोबल, उनके दिमाग में क्या गुजर रहा है, उसको कैसे डील करना है, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल हर एक कमांडर का होता है। उसके प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर और बटालियन कमांडर का खासकर, क्योंकि वो उनके पाले वारिस हैं। तो उसमें सबसे पहले जब कोई टास्क मिलता है, मुझे एक टास्क मिला प्यूनिटिव टास्क फोर्स का, जिसका काम था कि एनिमी के इलाके में जाके किसी पोस्ट को डिस्ट्रॉय करना, जिसको हमने एग्जीक्यूट भी किया बाद में। तो जब मैं वो प्यूनिटिव टास्क फोर्स के बच्चों को चुन रहा था, तो सबसे ज़रूरी होती है कि आदमी वॉलंटियर होना चाहिए। तो फौज में जाने के आदमी पहले वॉलंटियर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से हर एक टास्क के लिए तो मैंने पूरी बटालियन को लाइन अप किया, और मैंने कहा एक बहुत मुश्किल काम हमको सौंपा गया है, उस काम में पहले मिनट में आपकी जान जा सकती, तो ऐसे जोखिम भरे काम करने के लिए कौन तैयार है उस टीम का हिस्सा बनने के लिए। उस दिन जब मैं सैनिक सम्मेलन ले रहा था, मेरे, क्योंकि बाकी लोग पोस्ट पे डिप्लॉय थे, मेरे सामने 350 बच्चे थे, हर एक आदमी में, जिसमें मेरा बार्बर भी शामिल था, मेरा कुक भी शामिल था, मेरी व्हीकल का ड्राइवर भी शामिल था, सबने हाथ खड़ा किया, हम जाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन देता है कि सबके मन में इच्छा है कि ये टास्क मेरी यूनिट करे। उसके बाद हमने उसमें से चुने जो लोग फिजिकली फिट थे, ठीक है ना। यस सर। और मैं जानता था कि जो फिजिकली स्ट्रांग हैं उन बच्चों को पहले चुना गया। जो वो मेरी फोर्स तकरीबन 60-70 लोगों की थी, लेकिन हमने 150 लोग चुने। उन 150 लोगों में चुनने के बाद मैंने हर एक प्लेटून कमांडर और हर एक कंपनी कमांडर से पर्सनल इनपुट लिया कि भाई तुम इस जवान के साथ रहे हो, तुम बंकर में रहे हो, क्या है इसका हाव भाव। तो किसी ने कहा सर ये थोड़ा सा घबरा जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, इनको निकालो, इनको जाके मैंने वहाँ फंसने देना चाहता हूँ। बाकी लोगों ने कहा कि नहीं सर ये बिल्कुल फिट है, कुछ नहीं है, वो है। तो तकरीबन 100 बंदे हमने उनमें से फिर शॉर्ट लिस्ट किए, और इन 100 बंदों को लेकर के एक ऑफिसर और 2 JCO के नीचे डाल के उनको पर्सनल गाइडेंस में कि बच्चों ये तुम्हारा टास्क है, और इसको अचीव करने के लिए मैं चाहता हूँ हम वहाँ नीचे जो बेस था वहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए
जो टाइम लगता था नॉर्मल आदमी को बगैर किसी वजन के तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे लगते थे पहाड़ी के Yes, sir. ऊपर चढ़ने में। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को मैं 45 डेज ट्रेन करूँगा, उस ट्रेनिंग के बाद आप अपने फुल लोड के साथ 45 मिनट में ऊपर आने चाहिए, और जो आएगा वही मेरी टीम का हिस्सा रहेगा, नहीं तो बाकी नहीं रहेंगे। वाओ। ठीक है, तो वो जब एक बेंचमार्क दे दिया गया तो सब ने उसी हिसाब से ट्रेनिंग की और वो 60 के 60 ऊपर आ गए। ठीक है, तो उस तरीके से हमने और बाद में उसको एग्जीक्यूट किया। तो हर एक जब जैसे मैंने कहा 6 महीने के लिए पोस्ट कट ऑफ होता है, तो हम क्या करते, उसमें मेडिकल वाला आदमी भी जाता है, उस पर सिग्नल्स का आदमी भी जाता था, उसमें हमारे अपने ट्रूप जाते थे, हर एक किस्म के वेपन फायर करने वाले लोग जाते थे। उन सब के कंपनी कमांडर, प्लेटून कमांडर, सेक्शन कमांडर से मैं खुद मिलता था कि बताओ भाई ये 6 महीने टिक जाएगा, रोने तो नहीं लगेगा, मेरी फैमिली बीमार है पीछे। उसमें हम ये भी देखते थे कि उस जवान का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम क्या है। इतना पीछे कि अगर ये यहाँ नहीं जा पाया और फैमिली अगर वहाँ बीमार हो गई, उसको देखभाल करने वाला सिस्टम है कि नहीं है, ताकि उस पे प्रेशर ना आए। उसके प्रेशर ना आए, या वहाँ पे है तो मेरा कोई जवान उसके गांव के आसपास का जिसको मैं यहाँ से भेज सकूं जाके उसका देखभाल करने के लिए। तो ये सारे सपोर्ट सिस्टम्स इंटरलिंकेज बनते थे। फिर हम आइडेंटिफाई करते थे कि ठीक है ये 35 बंदे जो हैं फिट है जाने के लिए। फिर कम से कम 2 महीने हम उनकी उन इलाके में रहने की ट्रेनिंग और कैसे सेल्फ मैनेज करना है। अगर एवलांच आ गया, बर्फ़ के नीचे दब गए, आपको कोई जख्म आ गया, आप बीमार हो गए, आपको फ्रॉस्ट बाइट हो गई, तो आप कैसे अपने आप को सेल्फ मैनेज करेंगे, और कैसे आप अपना, आपको खाना कोई देने वाला नहीं है, कोई बनाने, आपको खुद बना के खाना है, और आप बंकर में हैं, एक बंकर में 4-5 लोग, तो आप कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगे। तो वो सारी सस्टेनेबिलिटी की ट्रेनिंग। और एक मेरे जो पंडित जी थे और पादरी थे, मेरी बटालियन में क्रिश्चियंस भी थे और हिंदूज भी थे, तो मंदिर मस्जिद दोनों था। तो उन बच्चों को ये नहीं कि क्रिश्चियन को पादरी के पास भेज दिया और हिंदूज को दोनों के पास भेजते थे, कि सारे बच्चे पहले पादरी के पास जाएंगे, उनसे सुनेंगे कि क्या है ज़िंदगी, क्या करना है, और फिर पंडित जी के पास जाएंगे। तो एक वो मोटिवेशनल सोशल रिलीजियस फ्रेम ऑफ माइंड, उसके बाद उसके कंपनी कमांडर से बातचीत, फिर तकरीबन हर एक तीसरे चौथे दिन मैं बैठ के उनसे साथ गप मारता था कि क्या हुआ, क्या सीखा तुमने, क्या किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, तुम सब झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे दिल में दर्द लग रहा है, तुम जानने बोले नहीं सर बिल्कुल तैयार है। तो उनके साथ ऐसा एक आइस ब्रेकिंग तरीके से बात करो ताकि उनके जो फीलिंग्स को, उनके डर को, उनके प्रॉब्लम्स को आप जान सकें, आइडेंटिफाई करना। ठीक है। और जब ये सारा हो जाता था तब ये टीम तैयार होती लॉन्च के लिए। तो इतना, अब लोग बाहर बैठ के सोचते क्या करती है फौज, आमतौर पर लोग जो ड्रिंक पी के मस्त रहते हैं, इनको और कोई काम है नहीं। ये नहीं पता कि हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए आपको कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इक्विपमेंट, वेपन और मैन पावर का माइंडसेट। जब हम एड टू सिविल अथॉरिटी में जाते हैं, कहीं दंगा हो गया, कहीं फौज को जाना है, ये नहीं कि फौज उठी वहां चली गई। हमारी असेसमेंट होती है, जब भी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है, सारी टोलियां या सारी टीम्स जिनको एड टू सिविल अथॉरिटी में जाना है, वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। उनको बैरिकेड कैसे लगाना है, वार्निंग कैसे देना है, आपको क्या बोलना है हुटर के ऊपर, कैसे किस क्राउड को कंट्रोल करना है, किस हालत में फायरिंग करनी है, किसके आदेश पे फायरिंग करनी है, नहीं करनी है, सारी चीज़ की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है बैकवर्ड्स। को पता है कि रेडनेस फॉर डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है पहले, कि वहाँ ये प्रॉब्लम हुई है तो अपने इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ की जो टीम्स हैं उनको तैयार करो। तो उनकी सारी प्रिपरेशन चलती है। अब ये बताया जाता है कि अच्छा आप यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ 3 किस्म के ग्रुप हैं, यहाँ तृणमूल कांग्रेस भी है, यहाँ CPM भी है और यहाँ कांग्रेस भी है, और तीनों आदमी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और आपके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। तो आपको कैसे बचना है, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ कैसे बात करना है, उनसे बदतमीजी नहीं करनी, उनसे बहस नहीं करना है, उनको कैसे होल्ड करना है, उन कैसे टाइम गेन करना है, ये सारी चीज़ जो है इंटरनल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और तब वो डिप्लॉय होते हैं। तो इतनी सारी प्रिपरेशन का पीरियड है, ये एक दिन में बैठ के ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये सारा प्रेपरेटरी चीज़ जो है ये फौज में चलती रहती है, लेकिन लोग समझते पता नहीं क्या करते, सोते रहते हैं खा पी के दिन भर। ये एक सिविलियन नहीं समझ सकता, नहीं समझते, बहुत मुश्किल है कॉम्प्रिहेंड करना, क्योंकि उस चीज़ से डील नहीं करते हो। अब जैसे कोई अगर कार मैन्युफैक्चरर है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अब मुझे क्या पता कि वो कितनी इंट्रिकेसी थ्रू जाता है, कितने उसके क्वालिटी चेक्स हैं,
कितने उसके पॉइंट्स ऑफ चेक्स हैं, कितने डेटा पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं नहीं कहता वो तो कार ऐसी मशीन से बन रही है। कहना बड़ा आसान है मेरे लिए। वैसे जो मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, चूंकि उनको वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनको नॉलेज नहीं। बट मुझे बुरा लगता है तब जब कुछ बगैर लोग सोचे हुए इस तरीके की बात करते कि फौज क्या, अगर इसी सरकार को पैसा दे रही, हमारे टैक्स के पैसे से ये जो है जी रहे हैं, ऐसी बातें करते तो बड़ा दुख होता है। क्योंकि फौज वो हिस्सा है देश का जो मतलब हम पहले कसम ही वही खाते हैं पास आउट होने के बाद, बिल्कुल, कि ठीक है ना, जल थल नभ से जहां भी जाना हो हम वहां जाने को तैयार हैं और देश की सेवा करने को तैयार है। तो उस जज्बे से आदमी काम कर रहा है और उसको आप ऐसी बात सुनाते हैं जो कभी कभी बुरा लगता है, बट हम जानते हैं जो बोलने वाले हो काफी नॉलेजेबल नहीं है। सर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि ये वीडियो हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे रिलीज़ कर रहे हैं, तो जो व्यूअर्स आज देख रहे हैं आप इंडिपेंडेंस डे पे देख रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम एक सिविलियन जो होते हैं, हम लोग या तो घर में झंडा फहरा लेते हैं या तो किसी पार्क में जाके फ्लैग होस्टिंग करते हैं, एक सेरेमनी कर लेते हैं। तो यू हैव बीन इन IMA फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, सो वहाँ का क्या माहौल होता है ऐसे ऑस्पिशियस डेज पे? थोड़ा सा जिस्ट दे दीजिए। देखिए, हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे एक बहुत ही फॉर्मल सेरेमनी होती है, बहुत ही फॉर्मल सेरेमनी होती है। वो हो हल्ला, ये भारत जिंदाबाद और जय हिंद और ये कुछ नहीं करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर फॉर्मल सेरेमनी होती है जिसमें जो भी वहाँ का सबसे हेड होता है, अगर GOC है तो वो अपने इलाके में, ब्रिगेड कमांडर वो अपने इलाके में, कमांडिंग ऑफिसर अपनी यूनिट में। हम लोग हर एक यूनिट में जा करके अपना झंडा फहराते हैं वहाँ पे। एक बिल्कुल टोटल फॉर्मल सेरेमनी होती है। उस दिन एक बड़ा खाना हो सकता है उसके ऑनर में, ठीक है, और अगर हमारे का कोई अवार्ड विनर है तो उसके ऑनर में हम कुछ करते हैं, और टोटली फॉर्मल तरीके से होती है। लेकिन उस दिन हर एक यूनिट की पूरी साफ सफाई, ड्रेसिंग, हर एक आदमी का चाल चलन, ड्रेस सेंस, सेरेमोनियल ड्रेस में होना, कि एक सेरेमनी है हमारे लिए। तो उसको उस गंभीरता से हम सेलिब्रेट करते हैं, चाहे जहाँ पे भी हो, चाहे MA में हो, चाहे अपने यूनिट में हो, चाहे हम फील्ड एरिया में हो, जहाँ पे भी हो, हर एक पोस्ट अपने यहाँ करता है उस तरीके से, फॉर्मल तरीके से उस दिन जो है ध्वजारोहण करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। कोई कैजुअल पार्टीज नहीं, कोई कुछ नहीं? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, नथिंग। बिल्कुल नहीं। बड़ा खाना अगर होना है तो आगे पीछे होगा, उस दिन नहीं कुछ होगा। ओके। उस दिन हम क्या करते हैं, एक ट्रेडिशन होता है, हर एक यूनिट के अंदर होता है, बाकी हायर हेडक्वार्टर्स में जनरली नहीं होता है, बट यूनिट में क्या होता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो 26 जनवरी के दिन कुछ यूनिट्स अपने सारे JCOs को अपने मेस में इनवाइट करते हैं फॉर लंच, और उस तरह से 15 अगस्त को सारे GSO, सारे ऑफिसर्स को JCOs में इनवाइट करते हैं। तो एक वो फॉर्मल हिस्सा है जिसमें वो फॉर ग्रैंड लंच जो है दोनों को हम इनवाइट करते हैं, ताकि हम उनके मेस में जाके उनके साथ मिल सके और वो हमारे मेस में आके मिल सके, ताकि संबंध दोनों का जो है और गहरा हो। संबंध तो अच्छा होता ही है, लेकिन और भी हमको अब जैसे मैं अगर अल्फा कंपनी में हूँ तो डेल्टा कंपनी का जो JCO के साथ मेरे को बार बार मिलने का मौका नहीं मिलता है, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे मिलते हैं, आप सबसे मिलजुल करके एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, सीख सकते हैं एक दूसरे से। तो ये उसका पर्पस होता है, बोनहॉमी को और इंक्रीज करने के लिए होता है। ग्रैंड लंच में इमेजिन नहीं कर पा रहा, बट आई एम श्योर कि बहुत ग्रैंड होता जी होगा। राइट। सर एक टॉपिक आजकल चल रहा है अग्निवीर। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला था, अग्निपथ स्कीम है। सो उसके अंदर मैंने जितना पढ़ा है उतनी नॉलेज से मैं बोल रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, कि 4 years की सर्विस है, एंड देन उसके बाद 75% ऑफ पीपल वुड बी लेड ऑफ, एंड दे कैन रिज्यूम देयर सिविलियन लाइफ विदाउट पेंशन एंड विदाउट एनी फंड, ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा। सो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टाइम पे? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानता हूँ, लेकिन पढ़ता रहता हूँ ज़रूर, चूँकि हमसे संबंधित है। मेरा अनुमान है कि पहली बात तो फौज में कोई भी चीज़ शुरू होती है तो अचानक नहीं शुरू हो जाती है। बड़े लोगों के दिल में ये भावना है कि फौज बिल्कुल ऑटोक्रेटिक है, बिल्कुल नहीं। ऑटोक्रेटिक हम एग्जीक्यूशन में है, प्लानिंग में हम टोटली डेमोक्रेटिक है। कोई भी आइडिया जो जनरेट होती है सबसे लोअर लेवल पे जाती है और वहाँ से फीडबैक अप द स्टेप आता है और वो सारा ऊपर कंसोलिडेट होता है, उसको स्टडी होती है। स्टडी के बाद हम डिसाइड करते हैं हमको क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अग्निपथ या अग्निवीर का जो प्रोसेस है वो पूरे इस प्रोसेस से थ्रू आया है और इसमें ज़रूर कुछ मेरिट देखा गया तब इसको लाया गया है। कोई भी नई चीज़ आती है तो हमेशा रिएक्शन होता है, तो मुझे लगता है वो भी रिएक्शन है। तो
मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ 25% जो है वो थोड़ा कम है। मेरे हिसाब से 50% होना चाहिए था, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर आगे डिस्कशन होगा, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका एक्सपीरियंस गेन करके हम फीडबैक लेते हैं और फीडबैक लेके उसको मॉडिफाई करते हैं। रेगुलर प्रोसेस है आर्मी, राइट। ये नहीं कि एक चीज़ हो गया तो ऐसा ही होता रहेगा। तो मैं समझता हूँ फौज में भी ये प्रोसेस ज़रूर चल रहा होगा। सबसे बड़ी कमज़ोरी मुझे ये दिख रही है कि जब मैं लगातार अपने जो मेरे बटालियन के और मेरे ब्रिगेड के जो जवान हैं उनके साथ संपर्क में रहता हूँ, जो रिटायर्ड हैं और जो सर्विंग भी हैं, तो उनसे जब मैं बातचीत करता हूँ तो उनके दिल में एक बहुत बड़ी शंका है। शंका ये है कि अगर 75% जानते हैं कि मुझे छोड़ के जाना है तो मुश्किल काम कोई करेगा ही नहीं। मतलब तुम 25% करना तो मुश्किल काम करो, मैं क्यों करूँ? लेकिन मजे की बात यह है कि ये पता नहीं आज की 25% कौन सा रहेगा और कौन सा बाहर जाएगा। तो मैं समझता हूँ वो एक एप्रीहेंशन उनका ठीक नहीं है। लेकिन बात यह है कि उतने यंग एज पे लोग एग्जिट करेंगे। अभी तक मैंने जो सुना है उसमें एक रेलवेज ने कहा है वो 10% प्रेफरेंस देंगे, एक दो और सर्विसेज ने कहा है। लेकिन मैं समझता हूँ ये विदेशों में जैसे होता है, जैसे कॉन्स्क्रिप्शन वाली सर्विस है, जैसे इजराइल में है, फ्रांस में अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस आप लेना चाहते हैं तो आपको कंस्क्रिप्शन करना ही पड़ेगा 1 या 2 साल का। तो वहाँ पे क्या है कि वो सिस्टम्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हैं। वैसे सिस्टम हमारे यहाँ क्रिएट होंगे, मेरा जहाँ तक उम्मीद है। अभी 30% लोगों ने कहा है और धीरे धीरे होगा। और मेरा सुझाव तो ये है कि अगर हम इसको 50% पे ला सकते हैं किसी हालत में, और बाकी 50% के लिए अश्योर्ड पैरेलल एंट्री का हम बंदोबस्त कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि पैरेलल एंट्री में जो जवान 4 साल फौज में सर्विस करके जाएगा वो यहाँ के कल्चर को लेकर के जाएगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन जरूर वो उस तरीके से बेनिफिट करेगा। मुझे सिर्फ एक डाउट है, ये जो 25% मुझे कम लगता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फौज इसके बारे में बहुत सीरियसली और ध्यानपूर्वक सोच रही है, और आने वाले समय में हमको उसका नतीजा मिलेगा। वो ज़रूर इसके बारे में विचार करें। अगर मेरे दिल में ऐसा विचार है तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके दिमाग में भी होगा और उसको ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूँ उसका अगर पैरेलल एंट्री का हर एक जो लोग रिलीज़ हो रहे हैं और जो फिजिकली फिट है, कुछ हो सकता है फिजिकली अनफिट हो जाए या मेडिकली अनफिट हो जाए, वो केसेस अलग है, लेकिन जो मेडिकली और फिजिकली फिट हैं, अगर वो पैरेलल एंट्री में जहाँ भी जाते हैं उस कल्चर को, उस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में और स्ट्रेंथन करने में ज़रूर मदद करेगी। सर, जो रिलीज़ हो जाएंगे या इन जनरल बात कर लेते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं आर्मी से या जो 4 साल सर्व करने के बाद रिलीज़ होंगे, उनके लिए एक सिविलियन लाइफ में वापस घुसना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। 4 साल वालों के लिए शायद इतना चैलेंजिंग ना हो, बट जिन्होंने, जैसे आप 35 ईयर्स आपने सर्व किया, सिमिलरली बहुत सारे लोगों ने सर्व किया, वो एक नॉर्मल सिविलियन लाइफ रिज्यूम करेंगे अपनी वापस से, एक एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे कि मैं अपनी लाइफ में अब क्या कर सकता हूँ आगे। करेक्ट। सो आपने you've done a lot of things. You started with Reliance, then आप gradually increase होके now you're the dean यहाँ पर, COO I should say. So कैसे आपने ये जर्नी अपनी स्टार्ट करी? थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर पाएंगे तो जो देख रहे हैं उनको एक आइडिया होगा, फेयर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उनको मदद मिलेगी उस चीज़ की। देखिए, फौज में जो भी हैं उनको ये तो मानना पड़ेगा कि इस दिन मुझे रिटायर होना है। यस, ठीक है ना। वैसे जवान और जो भी रिटायर होता है उनके मन नहीं करता उनका रिटायर होने का। देखिए, हमारे एक सीनियर ने बड़ा क्लियरली कहा था कि जो भी फौज में आता है वो एक दिन सुपरसीड होगा, एक दिन रिटायर होगा और एक दिन मरेगा। ये तो विदित है ना, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो वी शुड प्रिपेयर मेंटली फॉर दैट। तो जब मुझे पता लग गया कि अब मैं 2 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ, सबको पता लग जाता है, तो हमको उस टाइम पे, मैं समझता हूँ मिनिमम 2 इयर्स पहले मुझे डिसाइड करना चाहिए कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा। फर्ज करो कुछ लोग हैं पहले डिसाइड करते हैं मुझे जाके ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, या किसी ने कहा मुझे जाके कॉर्पोरेट जॉब में जाना है, किसी ने सोचा मुझे जो है किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जो पैरेलल आपको अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। जहाँ पे भी जाना है आप तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले उसके बारे में सोचें, और उसके बाद आप उसकी तैयारी शुरू करें, उसकी पढ़ाई शुरू करें, उसके बारे में जानकारी हासिल करें, उसके बारे में जो भी करना। फॉर एग्जांपल जब मुझे आना था, मैंने कहा
मुझे मेरे फादर स्टील प्लांट में थे, मेरे जितने दोस्त हैं स्कूल के वो सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे थे। एक डनलप इंडिया में था, एक साइड में था, एक सेल में था, एक एयरपोर्ट का डायरेक्टर था। तो ये सब लोग उस लेवल में पहुंचे हुए थे। तो मैंने कहा यार अब अभी भी थोड़ी हमारे में जो है फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, तो इसको मैं क्यों वेस्ट करूं। तो मैंने उस दिन से तैयारी शुरू की और सिविल में गवर्नेंस कैसे होता है इसके बारे में जाने का प्रयास किया। तो कुछ किताबें पढ़ी उसके बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कोर्स किया एमडीआई में जा करके लेकर के, ठीक है। और उसके बाद जो है जब भी मौका मिला, जिस भी उस 2 साल में जब भी कहीं छुट्टी पे गया तो ऐसे दोस्त से मिलने गया जो ऐसा काम कर रहा था। उसके बोले भाई तुम्हारे आ रहे एक हफ्ते रहेंगे तुम्हारे साथ और तुम क्या काम करते हो चुपचाप बैठ के देखेंगे, ठीक है। सो यू वेंट एंड स्टडीड दैट, लर्नड, गेन्ड एक्सपीरियंस को किसी को कैसे हैंडल कर रहा है। मैं उनके दफ्तर में आके किनारे बैठ जाता अपनी किताब लेकर के, देखो तो कैसे हैंडल करा लोगों, यूनियन वालों से कैसे डील कर रहा है, किसी नेताजी का फोन आया तो कैसे डील कर रहा है, अपने किसी जूनियर सबॉर्डिनेट है उसको कैसे डील कर रहा है, अपना जो कुलीग है उसको कैसे डील कर रहा है। तो दैट गिव यू एन इनसाइट कि यार ये भी 30-35 साल सिविल में नौकरी कर चुका है और वो किस चीज़ से किसी को हैंडल कर रहा है, शाम को लोगों से कैसे मिल रहा है, किसके घर में जा रहा है तो कैसे बात कर रहा है, घर में बुला रहा है तो क्या कर रहा है। तो उसी हम फौज में करने का तरीका अलग है, वो सिविल में कैसे कर रहा है और कैसे लोग बात करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, कैसे एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं चीज़ों को, ऑफिशियल कितना बात करते हैं, अनऑफिशियल कितना बात करते हैं, ऑफिशियल को कैसे मिला के बात करते हैं, कैसे घुमा कर बात करते हैं, ठीक है। फौज में तो डायरेक्ट बात करते हो आप, वहाँ कैसे घुमा के बात करते हैं, उन चीज़ों को सीखा। तो एक जो साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है अगला जो भी मुझे करना है उसके बारे में। जैसे एक मेरा फ्रेंड था, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में गया और कंपोस्ट के बनाने में गया, उसके पास 2 साल पहले सारा लिटरेचर था, सारी दुनिया का था कि कैसे क्या करना है। और उसने उस वक्त आइडेंटिफाई किया कि मेरी ज़मीन कहाँ पे है, उस ज़मीन के साथ मुझे और कितनी ज़मीन या तो लीज पे लेनी या खरीदनी है, उसकी उसने तैयारी की और जही वहाँ से निकल के गया उसने काम शुरू कर दिया और 1 साल के अंदर उसको सक्सेस मिला। इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ और प्रॉब्लम मैंने पाई ईगो। मैं तो मेजल हूँ, मैं वहाँ जाके अब कैसे काम कर सकता हूँ, मेरे आगे पीछे घूमने वाले 4 लोग तो कोई नहीं है। तुमने देखा हो मैं अपना ब्रीफकेस उठा के खुद आता हूँ हमेशा, मेरे पास हैं यहाँ लोग, मैं किसी को नहीं लाने देता हूँ, खुद लाता हूँ। क्योंकि जब तक आप उस ईगो को नहीं फेंकोगे तब तक आप वहाँ काम करने के काबिल नहीं हो। ईगो को रखोगे जो भी हो, चाहे वो जवान लेवल पे हो, जीएसओ लेवल पे या जनरल लेवल पे हो, हर एक के में ईगो होता है कि मैं फौजी हूँ, मैं वो हूँ। वो ईगो लेके चलोगे आप हमेशा फंसते रहोगे। उस ईगो को हटो, मैं ये नहीं कहता हूँ सरेंडर कर जाओ, लेकिन अपना काम करने का तरीका बदली करो। तो मैं अपने आप पूरा मैंने एक साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन किया। मेरे से यही पूछते थे जिस ऑर्गेनाइजेशन में गया और जब मैंने काम करना शुरू किया, अब जो लोग रिजल्ट मिलना शुरू तो मेरे को बुला लिया हेड ऑफिस में, कह रहे भाई आप तो फौज से 6 महीने पहले आए हो, आपको कैसे पता लगा, आपने इसको कैसे हैंडल किया। मैंने कहा मैं अपनी, जब मुझे पता था कि मुझे आपको पास आना है तो मैं अपनी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन कर रहा था, इन चीज़ों में पढ़ रहा था, यूनियंस के बारे में पढ़ रहा था, यूनियंस को लोगों ने कैसे डील किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी, हाई कोर्ट ने क्या रूलिंग दी, जो उनके लेबर यूनियन से उन्होंने क्या कहा नहीं कहा। यू जस्ट रीड थ्रू दैट, यू गेन सम नॉलेज एंड यू अप्लाई दैट नॉलेज ऑन ग्राउंड। तो इस तरीके से जो भी फौज में है उसको रिटायर तो होना ही है और अपने इस गुड हेल्थ को, गुड फिजिक को, गुड माइंडसेट को खराब नहीं होने देना, उसको वेस्ट नहीं जाने देना। द कंट्री नीड्स दैट एंड वी शुड पुट दैट टू यूज। ये मैं नहीं कहता तो जहाँ कहो नहीं मुझे 50 लाख और 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, वो जज्बा नहीं, जज्बा होना चाहिए कि अब मैं अपना टाइम पूरा कर चुका हूँ, अब मुझे देश के लिए सर्विस देना है, उसके एवरेज में कभी रीजनेबल जो भी मिलता है मुझे एक्सेप्टेबल है, लेकिन मेरे में वो कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को वापस दे सकूँ। तुमने यहाँ देखा है मैं 3-3 घंटे के स्टूडेंट के साथ बैठ के बात करता हूँ, उसके प्रॉब्लम को समझता हूँ, मुझे वो एक्स्ट्रा तनख्वाह थोड़ी मिलती है उसके लिए, और वो मैं अपने ऑफिस टाइम पे बात करता हूँ। लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेवारी का हिस्सा है और मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ उस बच्चे को कुछ दे सकता हूँ, तो मैं वैसा काम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं फौज में जो ऐसा काम मेरे से भी 10 गुना अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो शुरू से उन्होंने माइंड सेट किया, अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर किया, एक साइकोलॉजिकल कन्वर्जन किया फ्रॉम मिलिट्री टू सिविल लाइफ, और फिर वो सक्सीड कर रहे हैं। तो ये तरीका सब अपनाएं, मुझे मालूम है जो ऐसा करेंगे ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। वेल, आपको कुछ ऐड ऑन करना है फॉर समवन हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, बिकॉज हम वाइंड अप करेंगे अब।
मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर आप फौज में आना पहले उनके लिए जो फौज में आना चाहते हैं, आप ये डिसाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं श्रीलंका गया तो मैं मन में कह के गया और परिवार को कह के गया कि समझ लो कि आई डोंट एग्जिस्ट हियर आफ्टर. You should feel happy only if I come back alive. If you keep that in your mind, you'll never suffer. You know that now onwards I don't exist. I know that I don't exist. I am going with that jazba. क्योंकि वहाँ पे कहीं भी किसी को कुछ हो सकता था. Any moment, one just does not know who will get hit from where. Yeah. Okay, one has been lucky that after being fired upon even more than 50 times, you didn't get hit, and somebody left right got hit. Okay, so that is your luck. But you have to be mentally prepared for that. So फौज में जो आ रहा है उसको पहले ये मान के चलना है कि मुझे कहीं पे भी क्षति हो सकती है. उसके लिए रोना गाना नहीं शुरू करना है, पहली बात. दूसरी बात, आपके दिल में हर वक्त एक जो नाम नमक निशान, 3 चीज फौज में कहते हैं. नाम अपनी फौज का, नमक अपने देने वाले का, और निशान अपनी यूनिट का. इन 3 चीजों के बारे में हमेशा ध्यान रखना होगा. वो ध्यान में रखोगे कभी गलत नहीं करोगे. अपना काम करो, अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बढ़ाओ, तुम्हें कोई माय का लाल डाउन नहीं कर सकता है. आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको सब लोग रिफ रैफ ट्रीट करेंगे. जो ही आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होंगे, हर एक आदमी आपसे अदब से बात करेगा, चाहे आप जूनियर हो चाहे सीनियर हो. और सब लोग इसको जानते हैं कि भाई ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट से पंगा नहीं लेने का है. तो दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जब एक बार आ गए, अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, फिजिकल फिटनेस तो ही है, वो तो आपकी इंडिविजुअल जिम्मेवारी है फिजिकली फिट रहना. तुम यहाँ देखते हो, मैं रोज 5 किलोमीटर स्पीड वॉक के लिए अभी भी जाता हूँ. yes, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी अपने आप को, भाई अपने आप को फिजिकल फिट रहूंगा तभी तो अच्छी जिंदगी जीऊंगा. तो वो हर एक फौजी की जिम्मेवारी है, लेकिन अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को जरूर बढ़ाना है और फौज में रहते हुए भी एडिशनल नॉलेज को हमेशा गेन करते रहना है. ये करोगे तो फौज में आकर कभी आपको काम करने में परेशानी नहीं होगी. मेरा फौज में ना कोई आगे था ना पीछे था, मैं बिल्कुल प्योर रॉ सिविलियंस था. जब मैं IMA में गया तो मेरा काफ़ी मजाक उड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था फौज में क्या चीज़ कैसे होती है. लेकिन वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया. हर एक इंसिडेंट से, हर एक एक्सीडेंट से मैंने सीखना शुरू किया. आप सीखते रहिए और आपको कभी को रोक नहीं सकता. सक्सेस हमेशा आपको मिलेगी. एंड सर, जो फौज में नहीं आना चाहते और कुछ लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में, हम जब स्कूल कॉलेज में थे 2-3 ऑप्शन थे. इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फौज में जाओ, टीचर बनो. इन 4 के अलावा 5वां ऑप्शन बहुत कम था. आज आपके पास प्लिथोरा ऑफ ऑप्शंस हैं. उनके लिए मुझे सिर्फ एक एडवाइस है, जो भी करो पूरे लगन से करो. आप जो भी कर रहे हो, अगर आप उसमें प्रोफिशिएंट हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. अब स्काई इज द लिमिट फॉर यू, बट यू हैव टू बी एब्सोल्युटली एक्सेलेंट इन दैट. आप जो भी करो. मैं कहता हूँ, मेरा दोस्त मेजर जनरल हैं, उनका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन 12th के बाद कहता नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहता आगे, मैं तो अपना बैंड खड़ा करूँगा. और बहुत अच्छा गिटारिस्ट था. उसके फादर लोगों ने कहा कि यार ये क्या करे अब, लेकिन वो बहुत मैग्नानिमस थे. उन्होंने कहा बेटा तुमको जो करना है, wherever you think you can excel. Today he has a huge band. He is earning much more than what he would have earned by doing any other job. So whatever you do, please be excellent in that. Nobody can stop you. थैंक यू सो मच सर. इसके साथ आज का पॉडकास्ट हम यहाँ खत्म करते हैं. Thanks Vandit. Thanks very much for taking out your time. Thank you so much सर. आपको थैंक्स कि आपने अपने टाइम निकाला एंड मेरे साथ यहाँ पर आज आप बैठे हो. एंड इट्स बीन एन ऑनर सर. Thank you and Jai Hind. जय हिंद सर. And wish everybody a very happy Independence Day.